to the Celsius scale. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में हमें टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है केल्विन स्केल पे, यानी कि यूनिट कौन सी यूज की गई है, केल्विन. वी हैव टू कन्वर्ट दी सेम रीडिंग्स इनटू डिग्री सेल्सियस. तो हमें फॉर्मूला मालूम है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन माइनस 273. यानी कि केल्विन स्केल में कोई भी रीडिंग दी हो आपको टेम्परेचर की, तो उसमें से 273 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 293 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली बी पार्ट में भी टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया हुआ है 470 केल्विन. तो 470 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल गेट अवर आंसर एज 197 डिग्री सेल्सियस. तो जब भी केल्विन स्केल में टेम्परेचर होगा तो आप 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. और अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसके अंदर आप 273 ऐड कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर केल्विन स्केल में एक्सप्रेस हो जाए. तो ए पार्ट का आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस एंड बी पार्ट का आंसर है 197 डिग्री सेल्सियस. दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल. तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, दो पार्ट्स हैं और उन सेम टेम्परेचर्स को हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, यानी कि उनको केल्विन की यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है. अगेन द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला इज टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. यानी कि डिग्री सेल्सियस की जो भी रीडिंग्स हैं उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो सेम टेम्परेचर केल्विन में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो पहला पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में टेम्परेचर होगा 25 प्लस 273 यानी कि 298 केल्विन. बी पार्ट में टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो केल्विन में हो जाएगा 373 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 646 केल्विन. तो ए पार्ट का आंसर है 298 केल्विन और बी पार्ट का आंसर है 646 केल्विन. दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. वी विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं और हम दोनों पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. अब नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं उनको हम कपड़े स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. अगर हमें पूरे काफ़ी लंबे टाइम तक अगर कपड़ों को स्टोर करके रखना है एक बंद कंटेनर में, तो हम उसके साथ कुछ नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं. इट एक्ट्स एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट. तो नेफ्थलीन बॉल्स हम काफ़ी टाइम के बाद अगर कंटेनर को ओपन करेंगे तो वो डिसअपियर हो चुकी होती हैं. उसके पीछे क्या रीज़न है ये हमें देखना है. तो इससे पहले मैं आपको सब्लिमेशन की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यानी कि एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. तो नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो बहुत आसानी से सब्लिमेट कर जाती हैं, यानी कि सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और नेफ्थलीन बॉल्स के वेपर जो होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता है. दैट इज वाई विद टाइम दे डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिहाइंड. तो ये पार्ट ए का डिस्कशन था. नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्ट बी. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. अब गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्पीड से रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं. तो जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो बॉटल के अंदर जो लिक्विड परफ्यूम होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म और ये वेपर पार्टिकल्स सराउंडिंग एयर में मिक्स हो जाते हैं और बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं. So these particles of perfume travel at high speeds to reach our nostrils. तो जब ये वेपर्स हमारी नोज तक पहुंचते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं एंड आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट दे क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ प्लेजेंट स्मेल. तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं और जब वो हमारी नोज की ऑल्फैक्टरी नर्व्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वी गेट अ प्लेजेंट smell. So this was the discussion for question number 3. Now we will discuss question number 4. Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles. The three substances given are water, sugar and oxygen. तो अभी हमें यहाँ पर forces of attraction की बात करनी है.
तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में सबसे ज्यादा होती हैं, लिक्विड्स के केस में सॉलिड्स के कंपैरिजन में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, और गैसेस के केस में सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो अभी हमें जो 3 सब्सटेंसेस दिए हैं उसमें से वाटर जो है वो लिक्विड होता है, शुगर इज अ सॉलिड, वेयर ऑक्सीजन इज अ गैस। तो इसी वजह से ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके कंपैरिजन में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड शुगर बीइंग अ सॉलिड हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा वाटर, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर। So this was the discussion for question number 4. Let us now discuss question number 5. What is the physical state of water at 25 degree Celsius, 0 degree Celsius and 100 degree Celsius? तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैंने इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था ऑन पेज नंबर 9। तो एक बार मैं फिर से ये सेम डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, जिसको कॉमनली आइस बोलते हैं हम। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में जब वाटर होता है तो वो हीट एनर्जी गेन करता है तब तक जब तक सारी सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। इस हीट को लेटेंट हीट भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस होगी, वो हीट एब्जॉर्ब करके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और जब सब सारी की सारी आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी उसी के बाद टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। 0 से 100 के बीच में अगर टेम्परेचर होता है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड और गैशियस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एट दिस टेम्परेचर वाटर विल गेन हीट एनर्जी, जिसको लेटेंट हीट बोलेंगे, टिल ऑल द लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट एब्जॉर्ब करके पहले लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब सारा लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसी के बाद और हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहां पर हम इसके बाद देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट्स इन गैसियस फॉर्म। तो हमारे पास 5 केसेस हैं। 0 से कम टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्रीज पे सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फॉर्म, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 100 डिग्री पे वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म, और फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे वाटर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पार्ट ए पे टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में कोएग्जिस्ट कर सकता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. We will now discuss question number 6. Give 2 reasons to justify. A पार्ट में दिया है water at room temperature is a liquid. तो liquids की properties पहले डिस्कस कर लेते हैं. Liquids have definite mass and volume. Liquids have no fixed shape. Liquids की shape fix नहीं होती है. They take the shape of the container they are placed in. And liquids can flow. So these are the major properties of liquids. अब रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है ये सभी प्रॉपर्टीज शो करता है. रूम टेम्परेचर पे वाटर का मास और वॉल्यूम फिक्स होता है, और वाटर जो है वो कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है. वाटर कैन फ्लो. दैट इज वाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज क्लासिफाइड एज अ लिक्विड. बेसिकली लिक्विड्स की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको हम लिक्विड की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बी पार्ट. An iron almirah is a solid at room temperature. तो अब solids की property देख लेते हैं. Solids they have a definite mass and volume. They are rigid and have a fixed shape.
सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप फिक्स्ड होती है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, उनको फ्लूइड्स कहते हैं, बट सॉलिड्स जो हैं दे कैन नॉट फ्लो. अब आयरन एल्मीरा जो है रूम टेम्परेचर पे ये सभी प्रॉपर्टीज शो करती है. एल्मीरा की मास और वॉल्यूम फिक्स्ड रहते हैं, एल्मीरा रिजिड होती है एंड इट हैज अ फिक्स्ड शेप. एन आयरन एल्मीरा कैन नॉट फ्लो. दैट इज व्हाई an iron almirah at room temperature is classified as a solid. So this was the discussion for question number 6. Moving on to question number 7. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो हमें दो केसेस डिस्कस करने हैं. एक केस में हमारे पास 273 केल्विन पे आइस है और दूसरे केस में सेम टेम्परेचर यानी कि 273 केल्विन पे वाटर है. अब आइस की वजह से ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है ये हमें डिस्कस करना है. 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर हम देखेंगे कि आइस जो है इट हैज लेसर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. वाटर हैज एन एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो वाटर के केस में क्या होगा, अगर वाटर 273 केल्विन पे है तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब, लेकिन आइस के केस में क्या होगा, आइस पहले हीट एब्जॉर्ब करेगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर एट द सेम टेम्परेचर. जब कन्वर्जन का प्रोसेस होता है यानी कि आइस से वाटर बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर सेम रहता है, सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो